नमस्कार। हॉट सीट लाडवा विधानसभा लाडवा में मौजूद हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे होंगे। आज चुनावी दंगल चलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में हॉट सीट लाडवा बनी हुई है और पूरे हरियाणा की नज़र लाडवा के ऊपर टिकी हुई है। तो आज इस चुनावी दंगल के मेहमान आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर गणेश दत्त जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 6 के पार्षद देवेंद्र मान जी मौजूद हैं। इंडियन नेशनल लोक दल से सीटी बुल्लर जी यहाँ पर मौजूद हैं और आज़ाद उम्मीदवार समाज सेवी श्री संदीप गर्ग जी तरफ से अमित जी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र चौधरी जी और पवन सोंटी जी। तो सभी को नमस्कार करता हूं। मैं विनोद यादव इस समय लाडवा विधानसभा से आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं। आज बात करेंगे लाडवा के मुद्दों की। 2009 में विधानसभा लाडवा बनी थी। आज तक क्या लाडवा के कार्य हो पाए और क्या नहीं हो पाए, और जिन पर आज पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा डॉक्टर गणेश दत्त जी। पिछले 10 साल आपकी सरकार रही, क्या अब की बार फिर आप अपनी सरकार बना रहे हैं या भजा रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं चुनावी दंगल में उपस्थित सभी पैनलिस्ट को और हमारे जो वरिष्ठ जो पत्रकार साथी हैं सबको सादर नमन करता हूं। माँ भारती के चरणों में वंदन करता हूं। और विनोद जी, आपने पूछा कि क्या आप इस बार भी सरकार बना रहे हैं। निश्चित तौर पर, निसंदेह इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में तीसरी बार भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और आप चारों तरफ एक उत्साह देख रहे हैं। और हम लाडवा के इस विधानसभा से एक एमएलए नहीं, एक विधायक नहीं, मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। डॉक्टर गणेश दत्त जी, आपने बोला कि हम एक मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, लेकिन लाडवा की जनता मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी पर एक आरोप लगाती है कि 5 साल आप कुरुक्षेत्र से एमपी सांसद रहे। कभी आपने लाडवा में जाकर देखा? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक सांसद का एक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और नायब सिंह सैनी वास्तव में एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, एक कर्मठ व्यक्तित्व हैं और एक गरीब परिवार से होने के कारण उनको समाज के हर वर्ग का, हर गांव का एक ऐसा रहता है कि वो मिलें। और अभी भी आप देख रहे हैं सबसे मिल रहे हैं। और 5 साल के कार्यकाल में जहाँ भी सहयोग बना, जहाँ भी उनका रहा, लाडवा में भी उनके अनेक चक्कर लगे, अनेक बार सब मिलना हुआ सबसे। और जितने भी योजनाएं कुछ भी अगर ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग राशि आई है तो विभिन्न कार्यों में उन्होंने सहयोग किया है और वो रहे हैं। नायब सैनी जो है 2014 में नारायणगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से जीते। तो जब उनकी जन्मभूमि नारायणगढ़ है तो उन्होंने नारायणगढ़ से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इसका कारण साथी ये है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हमारा नेतृत्व जो निर्णय करता है उसमें सभी को मानना होता है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस समय वहाँ से विधायक थे और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि आप अब विधानसभा में नहीं, आप देश की सबसे बड़ी सभा में, लोकसभा के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, कुरुक्षेत्र आपका केंद्र स्थल रहेगा। इसीलिए उनको आना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई मना नहीं करता, एक केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय करता है हम उसको ही स्वीकार करते हैं। विधानसभा कोई भी हो, हमारे हरियाणा में 90 विधानसभा है, सबका एक गढ़ बना होता है। तो 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, वहाँ से जीते। कुरुक्षेत्र 2019 में एमपी का चुनाव लड़ा, यहाँ से जीते। फिर भी इनको लाडवाने की जरूरत पड़ी। मैंने अभी पहले कहा, यही तो एक खूबसूरती है कि पार्टी जिसको जहाँ से चाहे वहाँ भेजती है, समय स्थिति के अनुरूप एक बात। और दूसरी बात यह है संभावनाओं के अनुरूप। वहाँ व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, हमारा हाईकमान निर्णय करता है और हम सब उसके बाध्य होते हैं। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री रहा, आपने देखा कि जो उपचुनाव हुआ उन्होंने करनाल से लड़ा, उसके बाद पार्टी और वहाँ भारी मतों से जीते, 40,000 वोटों से वो जीते वहाँ से। इसके बावजूद केंद्र का नेतृत्व माना और फिर वो लाडवा में आए। लाडवा विधानसभा की अगर बात की जाए तो लाडवा विधानसभा में आपने क्या विकास करे जिनको जनता सहराती? देखिए मित्र, आप इस क्षेत्र को देख लीजिए। हमारा जो विधानसभा है वो समाणी जेरवड़ी क्षेत्र की से अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप उमरी को ही ले लीजिए। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग वहाँ बना।
आप अगर साथ में वैसे एक बड़ा मिशन देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ आयुर्वेदा कुरुक्षेत्र के अंदर एक आयुष यूनिवर्सिटी बनाई जो सबके लिए, और उसमें आयुष के अंदर सभी है, एक डिफरेंट आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है, सिद्धा भी है। वो कितनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी बनी। और उसके बाद आप पीपली के अंदर देख लीजिए, वहाँ हमारा मधुमक्खी पालन केंद्र बना। आप बहलोलपुर के ये जो बहोड़ी है, आप उसके अंदर देख लीजिए कि किस प्रकार से पशुपालन के लिए जो है ना एक हॉस्पिटल, पशुओं के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बना। आप मथाना के अंदर आ जाइए, केंद्रीय विद्यालय बना करके इस प्रदेश इस इलाके की जनता के लिए शिक्षा का केंद्र बनाया गया। आप सबसे बड़ी आप बात देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस शासन के अंदर ही लाडवा उपमंडल बना है। एसडीएम यहाँ बैठते हैं, और ये बहुत भारी एक बड़ी डिमांड थी। यहाँ तो हम जो है ना कब से इस बात की बाहर जोड़ रहे थे। और आप अब इधर हमारी यहाँ देख लीजिए कि ये बहलोलपुर है, IIT वहाँ बना है जी। आप देख ले यहाँ हमारे बड़ाजपुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ बना है जी। तो आप जहाँ भी देखेंगे विकास की एक अलग है, जो चीज़ प्रत्यक्ष में है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो मैंने बताए हैं। इसी प्रकार से सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया गया। आपके सामने से एक हाईवे बनने जा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट हमारी सरकार ने जो है ना, हर जिला मुख्य जो सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है। छोटी सड़कों को मैं मानता हूँ कि अभी बहुत भारी सुधार है, क्योंकि खंडर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। क्योंकि पहले आपने देखा कि मैं मानता हूं कि हमने जो कार्य किया है पिछले, उस जो कमजोरियां थी उनको भी, खड्डों को भरने का कार्य किया, और साथ में एक नया नव निर्माण का कार्य करके इस क्षेत्र को भी हमने प्रतिनिधित्व दिया। मुख्यमंत्री खुद लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालात आप देख सकते हैं अभी भी टूटी पड़ी है। इससे पहले मैं आपको बात बताई कि अभी क्या है कि छोटी सड़कें, क्योंकि बरसात के समय में कुछ सड़कें इस प्रकार का निर्माण था कि कहीं पानी रुकता है, कई बार क्या है कि वो नव निर्माण जो हम हाईवे बना रहे हैं, जो ओवरलोडिंग जो है इन्हीं सड़कों से गुजरती है, जिसके कारण सड़कें टूटती हैं जी। तो अब हम क्या है कि जो मिशन है हमारा कार्य अभी रुका नहीं है, हम और ज़्यादा मजबूती से कार्य करने जा रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो कार्य करेंगे। ये सड़कें आप आने वाली 8 तारीख के बाद फिर सरकार आने वाली है, और इसके लिए सारे हम तत्पर हैं। तो एनडीसी का आरोप लगाकर विपक्ष की पार्टियां जो हैं आपके साथ चुनाव लड़ रही हैं, क्यों देवेंद्र जी? जी बिल्कुल, एनडीसी ही एक मुख्य मुद्दा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके जो प्रथम आपका सवाल था उस पर आऊँगा कि आपकी सरकार जो बीजेपी है, आपने इनको कहा डॉक्टर गणेश जी को कि 10 साल आपने सरकार राज किया, क्या आप वर्तमान में भी सरकार बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से कि कोई भी सीट अगर 90 हलकों में सेफ होती है तो वो सीट होती है जहां मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है। आज की डेट में नायब सैनिक को खुद के लाले हैं जीतने के। नायब सैनिक को प्रचार करने के लिए केंद्र के मंत्री को यहां बुलाना पड़ता है। उनकी पत्नी गली गली घूम रही है। नगर पालिका की वो करोड़ों रुपए की सड़कें मैं मानता हूं कि घूम घूम के तोड़ने का काम करेंगे, तोड़ भी चुके हैं। तो जिस मुख्यमंत्री की खुद की सीट पक्की नहीं है, जिसके ये विश्वास नहीं है कि मैंने काम किया है, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता को पता है कि सिर्फ ये चुनावी लारा लगाने वाले लोग हैं। चुनाव के समय में अभी इनको 500 रुपए का सिलेंडर याद आ गया। यही वो लोग थे जिन्होंने 1100 रुपए का सिलेंडर किया था। यही वो लोग हैं जिन्होंने आशा वर्करों पर डंडे मारने का काम किया था। यही वो लोग हैं जिनकी सरकार में 736 किसानों को शहीद होना पड़ा था। यही वो लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे थे। यही वो लोग हैं जो सरपंच अपने हक मांगने के लिए चंडीगढ़ गए थे, वहां पे लठों से बौछारें की गई थी, लठों की और पानी की। यही वो लोग हैं जिन्होंने फैमिली आईडी बना के गरीब आदमी का इनकम जानबूझ के बढ़ा के उसकी बीपीएल राशन कार्ड को काटने का काम किया। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं 2005 से 2015 तक पार्षद था। 2008 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मेरे वार्ड से 279 राशन कार्ड बीपीएल बने थे, जबकि उससे पहले इनेलो के टाइम में सिर्फ 29 राशन कार्ड थे। तो सरकार की एक सोच, कांग्रेस की एक सोच रही है गरीब आदमी के हमेशा भलाई के लिए काम करना। लेकिन मौजूदा सरकार जो बीजेपी की रही, उसने गरीब लोगों के हकों पर कुठाराघात किया, गरीब लोगों को तरसाया है। गरीब आदमी हर टाइम कैफे वाले के पास खड़ा रहा, मेरा राशन कार्ड कट गया, मेरा राशन कार्ड कट गया। और मजे की बात यह है कि शहर में आप जाके कहीं भी पता कर लो, फैमिली आईडी की इनकम ठीक नहीं हुई, 3-3 हजार रुपए देके फिर वो लोगों ने ठीक भी कराई, फिर रिश्वत देके वो कहां से ठीक होगी? आप कहते हो कि एनडीसी में पवन सैनी, में खुला नाम लेता हूं, पवन सैनी का भतीजा, वो अपने आप को भांजा कहता है, मनीष, एक कच्चा कर्मचारी यहां से कम 3.5 से 4 करोड़ रुपए का
हेरा फेरी करके यहां से चला गया। अब चुनाव के समय क्यों भेजा उसको? यहां रखते, क्यों आपने उसकी ट्रांसफर ऑफ पेवा करी, इस्माइलाबाद करी? उसको यहां रखना था ना, उसका चेहरा स्टेज पे दिखाते, आप वोट मांगते उसके नाम से। आपके मुख्यमंत्री को यहां जीतने के लाले हैं, उसका खुद का बीजेपी का खुद का सर्वे है कि सबसे कम वोटों से जो हारेंगे तो ये लाडवालके से हारेगा। यहां वो जीत के लिए नहीं हारे, सिर्फ ये मार्जिन के लिए आए हैं कि यहां पूरे हल्कों में अगर वो 4 में किसी और में हारते तो यहां का मार्जिन उनका कम रहेगा। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके हम सारे भ्रम तोड़ देंगे। रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहां से मेवा सिंह जी विधायक बनने जा रहे हैं। और लाडवा हल्के, आपने एक सवाल और किया कि यहां विधायक बदलने की प्रवृत्ति है। इस बार लोग विधायक की वोट नहीं डालेंगे, इस बार लोग मंत्री की वोट डालेंगे मेवा सिंह जी के पक्ष में। क्योंकि कोई भी नेता जब किसी मंत्री को हराता है तो वो विधायक नहीं रह जाता, उसको सरकार में बड़ा मंत्रालय मिलना ही वाजिब होता है, और वो होगा। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नायब सैनी को गली गली अपनी घरवाली को घुमाने की जरूरत क्यों पड़ी? नायब सैनी को बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यहां बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? नायब सैनी को हर चीज से, चाहे थाने से किसी को प्रेशराइज किया गया, प्रशासन के थ्रू प्रेशराइज किया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नेता हमारी पार्टी में आया और उसको 2 दिन पहले फिर जबरदस्ती डरा के धमका के, भाई तेरे खिलाफ कोई केस पेंडिंग है और तेरे को अंदर कर देंगे हम। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पंजाबी समुदाय का एक जाना माना चेहरा है जिसको कि इन लोगों ने जबरदस्ती धमकाने का काम किया गया, भाई तेरे परिवार और तेरे खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, नहीं तो वापस आ। अगर वो आदमी आज भी वो इनके फेवर में क्यों नहीं वोट मांगता? इसलिए नहीं मांगता कि उसको उस चीज की पीड़ा हुई है। लाडवा से पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी जी मेवा सिंह पे आरोप लगाते हैं कि जब जब उनके पास कोई भी व्यक्ति गया जी अपना काम करवाने के लिए, सिर्फ उन्होंने एक डायलॉग उनको बोल करके घर वापसी भेज दिया कि मेरी तो सरकार नहीं। देखो, मैं शेर सिंह बड़सामी जी के इस पे यही कहना चाहूँगा कि क्या जब वो व्यक्ति विधायक मेवा सिंह जी के पास काम के लिए गया, शेर सिंह बड़सामी जी साथ थे? शेर सिंह जी बड़सामी साथ नहीं थे। देखो, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। देखो, विपक्ष, मैं ये कहूँगा कि आज तो बड़सामी, शेर सिंह बड़सामी जी के जो खुद रिश्तेदार हैं वो छोड़ के मेवा सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। अब सवाल तो शेर सिंह बड़सामी जी से पूछना चाहिए कि आपके खुद के रिश्तेदार पार्टी क्यों छोड़ गए? ये तो सवाल अब इनेलो से पूछना चाहिए, क्योंकि इनेलो अब रही नहीं, धरातल पे उसका कोई वजूद नहीं रहा, सिर्फ अब बयानबाजी है और ये बुखलाहट है कहीं ना कहीं कि मेवा सिंह जी यहाँ भारी मतों से जीत रहे हैं। इनेलो पार्टी के हमारे पास कार्यकर्ता मौजूद है, स्वीटी बुल्लर जी, क्या कहेंगे आप इनकी बात? सबसे पहले तो आपका आपने प्रोग्राम रखा, आप बधाई के पात्र हैं पत्रकार सभी, और ये मेरे साथी बैठे हैं। आशा करता हूँ कि जो ये डिबेट चल रही है बड़ी सौहार्दपूर्ण रहेगी। भाई ने, देवेंद्र मान जी ने आरोप लगाया कि चौधरी शेर सिंह बड़सामी जी ने कौन सा वहाँ जाके देखा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमें मिले हैं जिन्होंने आगे कहा है कि चौधरी मेवा सिंह जी ने हमें, मीठे बहुत हैं, कहते हैं हाँ जी कर देंगे, पर्ची लेके रख ली, उसके बाद फिर कहा हाँ जी कर देंगे, कभी वो काम नहीं किया। ऐसे लोगों से भाई कहेगा तो मैं मिलवा भी दूंगा। दूसरी बात, हमारे भाई कहते हैं कि विधायक मेवा सिंह जी बहुत शरीफ हैं। मुझे शरीफ की परिभाषा नहीं समझ में आती, जिससे काम ना हो वो तो शरीफ की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि वो सुख दुख में जाते हैं, वो हर एक के घर में जाते हैं, कोई शादी का प्रोग्राम हो, ये हो। एक विधायक के ये काम नहीं होते, मुख्य तौर पे एक विधायक के काम होते हैं विधानसभा में आवाज़ उठाना, हमारे विधानसभा के लोगों की मुख्य मांगे वहाँ पे उठाना। वो मुख्य मांग एक ही उठाते हैं यहाँ पे, बाईपास की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के समय में बाईपास के पैसे आए थे, वो सभी अपने आखिरी समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM, जो जिससे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ उस आदमी से, क्यों? क्योंकि उसने उत्तरी हरियाणा का नाश किया। उस समय वो आदमी यहाँ से बाईपास के पैसे उठा के वहाँ ले गया। पवन सैनी यहाँ से पैसे उठा के वहाँ नहीं लेके गया था, या यहाँ के सांसद उठा के ले गए थे, या फिर CM उठा के ले गया, या कोई और ले गया। ये वो एकमात्र आदमी था जो यहाँ के आए हुए पैसों को वहाँ उठा के ले गया था। तो उसका जिम्मेवार कौन है? खाली आवाज़ उठाने से नहीं होता, आपको बताना भी पड़ता है कि आपकी सरकार में क्या हुआ। ये वही, अब भाई हमारे आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी जगह जगह घूम रही है। लोकतांत्रिक देश है, आपको हर गली में जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। ऐसे ही हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो, हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ता है। ऐसे टास्क तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन विधायक सिंह मेवा सिंह ऐसे ही विधायक हैं। 5 साल के अंदर
चिट्टे की बात करते हैं हमारे भाई, हमेशा की है इन्होंने। क्या 5 साल के अंदर एक बार भी विधायक मेवा सिंह जी ने एक भी मीटिंग ली है? किसी छोटे लेवल के अधिकारी की भी एक भी मीटिंग नहीं ली कि हमारे एरिया में चिट्टा फैल रहा है, आप इसके लिए क्या कर रहे हो? किसी एसडीएम की ली हो, किसी एसएचओ की ली हो, कभी ली है? ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। शराफत इतनी शराफत रखनी है, घर बैठ जाओ, क्या करोगे आप विधायक बन के? विधायक मेरे को बनाओ, मान जी को बना दो, आप में से मैं किसी एक आदमी को विधायक बनाता हूँ, मैं बताता हूँ विधायक की ताकत क्या होती है। उन आदमियों को अपनी ताकत का नहीं पता, वो अपना मांग पत्र देने जाते हैं, उनके साथ सैकड़ों समर्थक जाते हैं, इसके कांग्रेस के नेता भी जाते हैं, जिसमें मनदीप भी थे और भी थे, शालू बंसल भी था, सभी वहाँ गए अपना मांग पत्र देने गए। एसडीएम लेवल का अधिकारी एक विधायक के आगे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा अधिकारी होता है। नीचे वो एसडीएम जी विज्ञापन तक नहीं लेने आए, उनका रीडर लेने आया, तो उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, वो आम आदमी की आवाज़ कैसे उठा सकते हैं? क्या कहेंगे देवेंद्र मान? देखो, नशे की जो बात है उसमें हमने, विधायक जी ने, उनके मार्गदर्शन में ही सबने आवाज़ उठाई है। अकेले मेरे नहीं है भाई, अगर पार्टी का कोई नहीं होगा तो मैं कैसे आवाज़ उठाऊंगा अगर मेरे साथ कोई 4 आदमी नहीं खड़े होंगे। पार्टी की एक नीति है और पार्टी का मैनिफेस्टो में मेन एजेंडा है, ये हमारा 7वां नंबर, ये मेन एजेंडा है कि हम नशे को यहाँ से नहीं, नशा पूरे हरियाणा की समस्या है, इसको आने वाली कांग्रेस सरकार पूरी जड़ से खत्म करेगी। सर्वमान्य है कि इनेलो और बीजेपी का अंदर खाते पहले से समझौता चलता रहा है, चाहे वो राज्यसभा की वोट देने की बात रही हो, चाहे वो राज्यसभा में वोट देने की बात रही हो, चाहे मौजूदा हालात में इस विधानसभा चुनाव में एलनाबाद में सीट का समझौता करने की बात हुई हो, तो कहीं ना कहीं इनेलो की देखो अंदर खाते बात रहती है। और मैं आपको एक नई बात बता दूं, बहुत लोगों का नहीं पता, अभय सिंह चौटाला का भी एक मुकदमा है आय से अधिक संपत्ति का। जब से 10 साल आए हैं वो मुकदमा कहां गया कि मीडियम से गायब हो गया? कहां गया वो मुद्दा? बीजेपी की वजह से तो बचे हैं, किसकी वजह से बच गया आज वो मुद्दा कहां गया आय से अधिक संपत्ति का? तो ये इन लोगों के, इनेलो के लोगों के से मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि विधायक मेवा सिंह जी ने आवाज़ नहीं उठाई, अपने स्तर पे उन्होंने जितनी चली उनकी उन्हें आवाज़ उठाई है। और मैं ये आपको विश्वास वादा करके जाता हूँ यहाँ मीडिया के बाद, 8 तारीख को 8 बजे हम सबकी दुकानें बंद करने का काम करेंगे सरकार के आते ही। आपने समर्थन की बात करी देवेंद्र मान जी, तो आपकी भी एक नेता है जिनकी आवाज़ उठाई जा रही है कि वो बनने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगी, सिरसा से जो एमपी भी है कुमारी शैलजा जी। देखो, कुमारी शैलजा जी हमारी पार्टी की बहुत ही कदावर नेता हैं और ये इस तरह की जो अफवाहें होती हैं वो विपक्ष का काम होता है उठाना। पार्टी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया है और वो पार्टी के लिए जी जान से वो भी काम कर रही हैं और वो पार्टी में थी और पार्टी में रहेंगी। इस तरह की अफवाहें हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप? जो आखिरी बात है, पहली बात तो मैं उसी पे आ जाता हूँ कुमारी शैलजा जी की। कुमारी शैलजा का वाला मैटर तो वो तो अभी का है, उससे पहले भी एक दलित नेता हुए तंवर जी के साथ जो हुआ, उनके साथ इतनी तानाशाही की गई, इतनी तानाशाही की, आखिर में उनको पीटा भी गया, उनको चोटें भी लगी, आखिरकार उनको पार्टी को छोड़ना पड़ा। एक एक करके ऐसे किरण चौधरी भी गई और भी नेता गए। तो हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, हुड्डा कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस होती तो शैलजा जी, हमारे भाई कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष मुद्दा नहीं उठा रहा है। शैलजा जी के बयान सुनिए वो क्या कह रहे हैं, शैलजा जी के बारे में कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, जेपी ने उसके बारे में क्या बयान किया, आप उन सारे बयानों को सुनिए। उसने ये भी कहा कि अगर लाली पाउडर लगा के वोट मिलती तो मैं भी लाली पाउडर लगा देता। ये कितनी घटिया सोच के नेता हैं। स्वीटी बुलर जी, आपकी पार्टी के बारे में लाडवा की जनता एक बात ही कहती है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है गुंडों की पार्टी है। 20 साल हुए पार्टी नहीं है। अब से पहले हमारे भाई देवेंद्र मान भी इसी पार्टी में थे। मैं नहीं मानता कि ये गुंडे हैं, मैं नहीं मानता कि मैं गुंडा हूँ और कोई वर्कर यहाँ का गुंडा है। अब पिछले इतने समय में, अब बीजेपी की बात ही कर देता हूँ, 10 साल से यही है, हर तीसरे दिन गोली चलती है। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ के मालिक पर भी गोली चली है। हर तीसरे दिन किसी न किसी सेंटर पर गोली चल जाती है। तीसरे दिन धमकी दी जाती है। शहर के बड़े बड़े व्यापारी ऐसे हैं जिनको धमकियाँ दी जाती है। कुछ तो बेचारे ऊपर ही नहीं आते, जिनका पता नहीं लगता भी इनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं। मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है। तो गोलियाँ चढ़ना तो बदमाशी नहीं है, कोई नहीं बोलता भी कि गोलियाँ चढ़ना बदमाशी है। हमारे टाइम पर कोई तीसरा बंदा भी पटाखा मार के चला गया बुलेट का, वो कहेंगे इनेलो का बंदा होगा। क्यों भाई, हमारे पे उसके मुँह पर लिखा हुआ है वो इनेलो का है। किसी के घर
जाके किसी की दे बेटे छेड़ी हो, किसी को मारा हो, पिटा हो, तब कह सकते हैं। कोई भी बड़ा नेता ये नहीं कहेगा आप किसी को जाके मारो पिटो, कोई नहीं कहता। ये तो अफवाहें। 20 साल हो गए, 20 साल में बच्चे बड़े हो गए, 20-20 साल उनकी उम्र होगी, नई जनरेशन आ गई, अब भी वही घिसी पिटी बातें लेके बैठे हैं। कमाल की बात है। आप जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप बता दो किसी के साथ किसी नैलो वाले ने गुंडागर्दी करी हो? ये तो वही बात है, ये हमारे विपक्ष के हैं, ये ऐसी बातें फैला रहे हैं। आपके विधायक आज भी स्टेज पर चढ़कर एक बात कहते हैं कि आप हमारी सरकार हरियाणा में लाइए और मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पर शेर सिंह बड़सामी लिखवाओ और पूरे हरियाणा में घूम के आ जाओ। उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। कई लोग इसको गलत वे में लेते हैं। चौधरी शेर सिंह बड़सामी जी ये शब्द इसलिए कहते हैं कि आपके नेता, वैसे तो सभी जानते हैं कि उनका कितना बड़ा कद है, वो कहते हैं कि अगर आप ये लिखवाओगे, आप जानकार देखोगे, पंजाब में भी चले जाओगे, हरियाणा में भी चले जाओगे, दूर दराज के क्षेत्र में भी चले जाओगे, आपको पता लगेगा कि चौधरी शेर सिंह बड़सामी को वो आदर सम्मान देते हैं। और आप वहाँ जाके पूछ लेना कि मैं चौधरी शेर सिंह बड़सामी जी के हल्के से आया हूँ, आपको आदर सम्मान मिलेगा। ये नहीं है कि चौधरी मेवा सिंह जी की तरह कोई तीसरी जिले में चले जाएँ, दूसरे में चले जाएँ, उनको कोई जानता नहीं है। उनको पूरे हरियाणा में, इवन पंजाब में भी, हर जगह में, यूपी में भी, इवन महाराष्ट्र के अंदर में भी। आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ना होगा बांस ना बजेगी बंसरी। अरे भाई तुम सपने हैं, ठीक है, 8 तक तो देखो कम से कम, हम ये नहीं कहते। बाकी हाँ, एक बात पक्की है कि जो हमने कहा है वो 8 तारीख को जो है ना मुख्यमंत्री द्वारा फिर अपनी सत्ता को संभालेंगे। और वो जो काम इस प्रदेश की जनता को और लाडो विधानसभा में जो काम होने हैं, तो निश्चित तौर पे जो है ना अपनी अमली में जामा पहनाएंगे और फिर देखेंगे कि एक नया शुरुआत होगी, नई खुशहाली आएगी। स्वीटी जी कुछ कह रहे थे? वो अपनी पार्टी के बारे में घोषणा कर रहे थे। लाडवा हल्का तो बीजेपी से इतना त्रस्त है ना राजा कि मैं क्या बताऊं, मतलब सभी लोग जानते हैं। इन्होंने घोषणा की, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि 10 साल तो आपकी सरकार भी थी, आपने कौन सा बाईपास बनवा दिया। दूसरा, पिछली बार भी एक डिबेट हुई थी, जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें पवन सैनी जी मौजूद थे डॉक्टर गणेश दत्त की जगह। उन्होंने भी उपमंडल की बात की थी जैसे इन्होंने की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि उपमंडल यहाँ नहीं ले जाया गया था, वहाँ शाहबाद ले जाया गया था, वो डॉक्टर पवन सैनी वहाँ ले गए थे। उसके बाद सभी इकट्ठे हुए थे, सभी पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे रमेश गुप्ता जी भी थे, सभी थे। वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया टेंट लगाकर तहसील में। उसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तब ये लाडवा उपमंडल बना था। तो लाडवा उपमंडल उनकी देन नहीं है, वे तो शाहबाद ले गए थे, वे तो उनका संघर्ष था, संघर्ष समिति बनी थी, उन्होंने संघर्ष किया, ये उपमंडल यहाँ आ गया। दूसरी बात, और आप लोगों ने यहाँ पर मांझी के 6 वार्ड के पास उसी समय पवन सैनी जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, उस स्विमिंग पूल के बारे में, उस पार्क के बारे में। कहाँ गया किसी ने देखो तो मेरे को बता दियो भाई, अगर वो स्विमिंग पूल किसी को दिखता हो, कोई तैर रहे हो वहाँ, कोई पार्क वहाँ चल रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे गंद खिंडा हुआ है। आपने स्टेडियम की बात की थी, स्टेडियम के हालात जाके देख लो, वहाँ पे जो स्टेडियम बनाया है वो पूरा नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा है। और जो नवीन जिंदर के टाइम में यहाँ स्टेडियम घोषित किया गया था वो फॉर्मेलिटी के लिए, आज वहाँ कूड़ा इतना पड़ा है, इतनी गंदगी होती है, मतलब बुरा हाल। गणेश साहब तो अभी अपनी सरकार बनाए बैठे डॉक्टर गणेश दत्त जी तो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो तो आने वाले 20-25 साल की सरकार बनाएंगे, वो तो समय बताएगा आने वाली 8 तारीख को कि क्या होगा क्या नहीं। क्या कहेंगे देवेंद्र मान जी, सरकार बनाए बैठे हैं डॉक्टर साहब? देखो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी तक बाईपास बनाने की बात हमारे पटल पे नहीं आई। इस हिसाब से तो 10 साल और देने पड़ेंगे बीजेपी को पटल पर बात आने के लिए। किसने रोका था? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई स्टे थी कि इनकी पटल पे वो बात नहीं आ पा रही थी? 10 साल आपकी सरकार थी। गणेश जी से हमदर्दी रखता हूँ और मैं तो इनके माध्यम से बल्कि ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि इतना बड़ा ब्राह्मण चेहरे की उन्होंने लाडवा में अनदेखी की। एक आदमी शुरू से जिसने दरी बिछाने से काम शुरू किया बीजेपी पार्टी का, उसको टिकट ना दे के पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान करने का काम बीजेपी ने किया। और उससे बड़ा मैं कहूँगा पिछड़ों के साथ, ब्राह्मणों के साथ तो ये अन्याय है ही है। अगर मैं मानता हूँ, चाहे मेरे विपक्ष में है, अगर बीजेपी में अगर किसी को टिकट मिलनी चाहिए थी, मैं समर्थन करता था इनका, क्योंकि ये शरीफ छवि के आदमी हैं। इनमें कोई, इनकी पार्टी में कमी है, इनके खुद में कोई कमी नहीं है। तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा अपमान है जिसको लोग इस चुनाव में देखेंगे। देखो जी डॉक्टर साहब, एक मिनट मैंने देना, फिर मेरा रह जाएगा। पहले तो स्वीटी भुल्लर जी ये स्पष्ट कर दें कि आपके नेता भय चौटाला को यहां से सिर्फ 10,000 वोट पड़ी थी, सिर्फ। क्या शेर सिंह जी बड़शामी अभय चौटाला से बड़े नेता हैं जो वो 10,000 क्रॉस कर देंगे? ये मेन चीज है। ये सारे दर्शकों के लिए सोचने वाली बात है कि पार्टी का सुप्रीमो यहां से एमपी का चुनाव लड़ा, और लड़ा क्यों, किसके कहने पे लड़ा? जब नवीन जिंदल जी यहां आते हैं, अभय चौटाला जी को इलेक्शन लड़ने के लिए यहां लेके आते हैं। मैंने जो आरोप लगाए कि बीजेपी और
इनेलो जो है इनकी मिलीभगत है वो स्पष्ट है, लोगों को दिखता है। अब मैं तो बढ़ना चाहिए। अब मैं अपनी इनकी- बात रख इनकी देता हूँ बात कि कर- हमारे भाई साहब ने बात रखी थी कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये करे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इंडिया जो गठबंधन बना है ये उसकी जो नींव रखी थी फतेहाबाद रैली के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और नीतीश कुमार जी ने रखी थी। वहाँ पर वो नेता आए हुए थे, वहीं से उसी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और नीतीश कुमार जी उनके सारे साथी अलग अलग नेताओं के पास गए, पूरे हिंदुस्तान में घूमे, उनको इकट्ठा किया कि आप जब ऊपर के एमपी के इलेक्शन हो जाते हैं तो ज़्यादातर बीजेपी विरोध के कारण इंडिया गठबंधन के लगभग लोग एक तरफा चले गए कि हमें बीजेपी को हराना है। उसका वो मुख्य कारण वही था। ऐसे तो हमारे यहाँ से लाडवा से 8,137 कुछ वोट बीजेपी को पड़ रही हैं, फिर तो मेवा सिंह जी कहीं भी नहीं है, 4400 कुछ वोट पड़ रही हैं उनको, फिर तो वो तो कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम पे आप कैसे सोच सकते हैं उनको वोट पड़ जाएंगी? हल्के में वो आ रहे हैं, वहाँ कुरुक्षेत्र से वो आ रही है, कांग्रेस आ रही है, तो वो कैसे सोच लेंगे हमारी सीटें आ जाएंगी? उसी हिसाब से तो आपकी सीटें भी नहीं बनती, आप तो हार रहे हो। अगर वहाँ लोग पिछले जब विधानसभा चुनाव जब शेर सिंह बड़शामी जी 2009 के अंदर जीते थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, उस टाइम भी विपक्ष की एमपी की सीट आई थी, लेकिन एमएलए चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी बने थे। तो एमपी के इलेक्शन कुछ और होते हैं और विधानसभा के इलेक्शन कुछ और होते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली के अंदर जब सारी की सारी लोकसभा की सीटें बीजेपी को आती हैं, विधानसभा में उसको उलट आता है, 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आती हैं, 3 पार्टी बीजेपी को आती हैं। तो उससे तो उसका कोई जुड़ाव ही नहीं है। अगर इन चीज़ों को देखें फिर तो बीजेपी को वहाँ कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए। तो ये इन चीज़ों से जोड़ा नहीं जा सकता। एमपी का इलेक्शन अलग होता है, विधानसभा में लोगों की भावनाएं अलग होती है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका और समस्त दर्शकों का। आप लाडवा की राजनीति की बात करो, यहाँ के विधानसभा की बात करो, चलो मैं मानता हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक पूर्व में पार्टी रही है इंडियन नेशनल लोक दल, उनके भी यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं। लेकिन शायद ये आप भूल गए, यहाँ पर लाडवा विधानसभा में एक नाम ऐसा भी है जिसने इन सभी दलों की नींद हराम कर रखी है, और वो नाम है संदीप गर्ग। वो किसी भी क्षेत्र में लाओ आप, चाहे वो मेडिकल सुविधा देने का काम हो, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का काम हो, भूखे को खाना खिलाने का काम हो, और ये लाडवा की जनता कोई भी दल हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या इंडियन नेशनल लोक दल हो, इन सब की सरकारें देख चुकी है। लेकिन कई लोगों की गलतफहमी है कि भाई संदीप गर्ग जो हैं वो शायद इस दौड़ में नहीं है। लेकिन लाडवा की जनता अच्छी भली अच्छी प्रकार से इन दलों को परख चुकी है, देख चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। मैं भी राजनीति से बिलोंग करता हूं, पहले मैं भी दल में रहा। चुनाव के समय ये लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, ये अपना घोषणा पत्र लेकर आप लोगों के बीच में आते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन एकमात्र प्रत्याशी जो है संदीप गर्ग, वो घोषणा पत्र लेके नहीं, पहले अपना रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के लेके सामने आया है, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया है। हमने और सरकारें भी देखी हैं, शिक्षा स्तर पे घोषणाएं कुछ करते हैं लेकिन उस पे काम कुछ और होता है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, पता लगता है कि भाई वो कार्ड इस हॉस्पिटल में नहीं चला, वो उस हॉस्पिटल में नहीं चला, चलो वो सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी है। लेकिन भाई संदीप गर्ग समाज सेवा में एक इकलौता नाम ऐसा है जिनकी 24 घंटे एम्बुलेंस हर समय तैयार रहती है। वो हर धर्म को और हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले एकमात्र नेता हैं। वो ये नहीं पूछते कि भाई आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो, आप किस दल के नेता हो। उनको सुविधाएं देने का काम जो इस क्षेत्र में किया है वो एक संदीप गर्ग ने किया है। और इस इलेक्शन के अंदर हमें लोकल स्तर के जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि हम यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की बातें करें। अभी भाई मान जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कमेटी के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं भी उस चीज से वाकिफ हूं, लाडवा की सभी जनता उस चीज से वाकिफ है, कोई अनदेखा मतलब इससे अपरिचित नहीं है। तो इन्होंने एक व्यक्ति का नाम विशेष लिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति की बात में ये एक समुदाय का नाम लेकर मतलब अपनी बात को खत्म कर गए। लेकिन आपको मालूम होगा लाडवे का जिस समय प्रधानगी का इलेक्शन था तो एकमात्र चेहरा जो था संदीप गर्ग। क्या उसके चेहरे से नगर पालिका के प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा गया?
उन्होंने भी दिन रात एक करके नगर पालिका के अध्यक्ष को बनवाने का काम किया है, लेकिन आज वो लोग सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक कर अपने घर बैठ गए हैं। इन नेताओं के पास मतलब हाजिरियां लगाने का काम करने तक सीमित रह गए हैं। वो उसमें चाहे जिला परिषद के मेंबर हो, चाहे किसी वार्ड की छोटी छोटी समस्या हो, भाई संदीप गर्ग उस समस्या को मजबूती से कराने का काम करते हैं। लेकिन वही बात है कि भाई बिना सरकार के सहयोग से कुछ नहीं होता। ये लोग मंत्री भी रहे, यहां से एमएलए भी बने, और यहां तक कि मुख्यमंत्री का चुनाव इस सीट को मतलब एक हॉट सीट के रूप में बना दिया गया है। लेकिन एकमात्र जो मतलब नाम है संदीप गर्ग, वो लोगों के दिल में अपनी एक पहचान बना चुका है, एक जगह बना चुका है। तो संदीप गर्ग निश्चित तौर से यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं। ये कोई दिखावे की राजनीति नहीं कर रहे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड सामने लेके लोगों से इस चीज का जवाब लेके कि मैं राजनीति करूंगा तो मैं उस काम को और बेहतर तरीके से करा सकता हूं। संदीप गर्ग जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड है उनका, एक बार बताएंगे? आपके सामने है। हर गांव के अंदर मेडिकल कैंप लगाने का काम किया है, जिसमें आंखों के टेस्ट 10,000 से ज्यादा वो चश्मे बांट चुके हैं। आप किसी भी गांव वाले से पूछ सकते हो, यहाँ पर बहुत दर्शक बैठे हैं। 50 रुपए में मात्र मेडिकल टेस्ट, वो पूरे शरीर का बॉडी टेस्ट होता है, जो हर वार्ड के अंदर, हर गांव के अंदर हमारी मेडिकल वैन गई है। उसमें मात्र 50 रुपए में उन्होंने स्वास्थ्य की जांच का काम किया है। और यहां तक कि अभी पीछे आपने देखा होगा, बाढ़ आई थी इधर शाहबाद एरिया में। कोई नेता मतलब सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, फूड पैकेट लेकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। लेकिन एकमात्र संदीप गर्ग एक नाम ऐसा है जिसने ट्रैक्टर पे बैठ के घर घर जरूरतमंद को और भूखे को भोजन पहुंचाने का काम किया है। तो क्या ये लोग उस चीज को समझते नहीं है? सिर्फ यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं उस काम को करके दिखाना होगा, और भाई संदीप गर्ग ने उस काम को करके दिखाया है। कुछ दिन पहले समाज सेवी श्री संदीप गर्ग जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उन्होंने लोकसभा की टिकट की मांग की, उसके बाद विधानसभा की टिकट नहीं मिली तो आजाद उम्मीदवार बनकर जो है धरातल पर उतरे। वैसे आप भली भांति परिचित होंगे, पहले संदीप गर्ग जी किसी और दल से भी शायद बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे दल को चुना कि जिसमें जाकर मैं एक अपनी पहचान को और मजबूत बना सकता हूं। लेकिन वही बात है कि यहाँ के लोकल स्तर के नेता, अगर कोई नेता आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको उभरने नहीं देते। लेकिन एकमात्र संदीप गर्ग एक ऐसा नाम था कि जो हर काम को सरकार के भरोसे नहीं, अपने दम पर करवाने का इरादा रखता था। और कहीं ना कहीं इन लोगों को खतरा महसूस हो गया था कि भाई शायद ये हमारी राजनीति खत्म ना कर दे, तो उसको अहमियत देनी बंद कर दी गई थी। कहीं भी कोई मीटिंग होती थी या कहीं पे भीड़ इकट्ठी करनी होती थी तो इनको संदीप गर्ग याद आता था। लेकिन जब वो अहमियत जो इनको मिलनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं दी। और भाई मेरे मान ने एक और बात कही थी कि भाई जिस तरह पंजाबी समुदाय से जो व्यक्ति बिलोंग करता है और वो राजनीति का अपने आप को चाणक्य कहता है, आज उसकी राजनीति जो जीरो हो चुकी है, उनकी बात का एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन भाई संदीप गर्ग जी ने पब्लिक की डिमांड को देखते हुए आजाद प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा है, और इस इरादे के साथ कि भाई मैं शायद इनके दिल की आवाज को विधानसभा में अच्छे तरीके से उठा सकूं, तो इनका राजनीति में आने का भी महत्व मतलब ये रहा है। दीप जी के बारे में तो क्या कहूँ, चलो उनकी अपनी सोच है। अपने हिसाब से अगर उनकी सोच है कि मैं राजनीति में आके सेवा कर सकता हूँ, बल्कि मैंने एक पत्रकार महोदय का बोला था, वो कहते थे लोकसभा से संदीप जी को टिकट मिलने जा रही है। मैंने उनको उस टाइम भी कहा था कि लोकसभा में संदीप जी को छोड़ो, विधानसभा की टिकट कोई पार्टी नहीं देगी, और वो सच भी हो गई। वो पत्रकार महोदय मान भी गया कि आपको सारा कुछ पता था। उसको चाहिए कह लो कि दूसरा पार्टियाँ चाहती हैं कि भाई ये ना आए, ऊपर ना नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन जो ये सेवाओं की बात करता है हर एक आदमी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति भी हो जाती है उसमें, क्योंकि ये काम करके छोटे छोटे ये सोचते हैं कि हम आगे इसमें बढ़ जाएंगे, एमएलए के एमपी के में। तो शुभकामनाएं उनको भी, वो अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। कई लोग करते थे, उस सेवा में एक चीज़ मेरे पास आई थी, अब वो सही है गलत है, क्योंकि कई जगह घोषणाएं हो जाती हैं भी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन वो धरातल पर खरी नहीं उतरी हैं कई जगह।
संदीप जी के साथ हमारे भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन एक व्यक्ति कहीं आदेश हॉस्पिटल में जाना था तो उन्होंने बोला था कि 50,000 तक का खर्च मैं उठाऊंगा। वो लड़का वहाँ गया, वहाँ जाकर उसने कहा जी इतना खर्चा आएगा 50,000, तो उसने यहाँ बात की 50,000 तक का तो खर्चा उठा ही रहे हैं संदीप जी। तो उन्होंने यहाँ कॉल की तो उन्होंने कोई बात नहीं मैं बात करता हूँ। अब जो खर्चा 50,000 तक का जो अस्पताल ने बताया था, 1 घंटे के बाद वो खर्चा 1 लाख रुपए बता दिया गया था। तो ये भी चीज़ें होती हैं, बस ज़्यादा मैं इस बात पे जाना नहीं चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास बहुत आती हैं। घोषणाएं तो कोई कर दे, धरातल से जो उठ के आते हैं वो नेता कोई कोई होते हैं। आप जैसे चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी हैं, वो धरातल से उठे हुए नेता, वो ऐसा नहीं है अभी आए और आज इलेक्शन लड़ने लग गए। उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की है। पहले यहाँ आपको सभी को पता है उस बारे में, यूनिवर्सिटी के अंदर रोहतकियों का नरवाणियों का राज होता था। हमने भी देखा है उन चीज़ों को, मतलब बाद में महसूस, उसका इम्पैक्ट काफ़ी टाइम तक रहा उन लोग। तो उस टाइम तक नरवाणियों का राज होता था, रोहतकी यहाँ पर राज करते थे, प्रधान उन्हीं का बना करता था। लेकिन एकमात्र चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी ने आवाज़ उठाई थी कि यूनिवर्सिटी हमारी, स्टूडेंट हमारे ज़्यादा, तो वो हमारे ऊपर कैसे राज कर जाएंगे, वो प्रधान कैसे बन जाएंगे। उन्होंने हर क्षेत्र में जाके हर विद्यार्थी को जागरूक किया कि आप लोग जागरूक हो, वो लोग जागरूक हुए। तो उसका ये रिजल्ट आया कि यूनिवर्सिटी का जो पहला प्रधान उत्तरी हमारे यहाँ क्षेत्र का बना था वह चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी थे। और आज तक उसके बाद कभी भी रोहतक का आदमी या वहाँ का विद्यार्थी कभी प्रधान नहीं बन पाया है। वो उस टाइम से लेके आज तक उत्तरी हरियाणा की लड़ाई लड़ते आए हैं, आज भी लड़ते हैं। आज भी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे यहाँ का उत्तरी हरियाणा का नाश किया। वो इसी बस बेस पे कहते हैं भैया होम रिकॉर्ड निकलवा लो, कहीं से भी रिकॉर्ड निकलवा लो, नौकरियों का, डाटा का, जैसे भाई देवेंद्र मान जी ने कहा और हमारे भाई ने कहा कि हम यहाँ लाडवा हल्के की बात करें कि यहीं का ही डाटा निकलवा लो नौकरियों को। कितनी नौकरियाँ लाडवा हल्के में दी गई हैं या हमारे कुरुक्षेत्र जिला में दी गई हैं और उसके अपने हल्के क्षेत्र किलोई में दी गई हैं। बड़ी बड़ी नौकरियाँ, बड़े बड़े ऑफिसर उसके अपने हल्के किलोई में लगे हुए हैं। हर घर से 2-2 या 3-3 ऑफिसर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी मुश्किल से मिली हुई है। डॉक्टर गणेश जी कहते हैं हमने इतने लोग रोजगार दे दिए, कहाँ दे दिए? सारे तो नशे में पड़े हैं युवा। दिखता है आपको कोई कहीं नौकरी करता हुआ? पढ़े पढ़े अच्छे जो वेल एजुकेटेड बच्चे हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि घूम रहे हैं, फ्री होते हैं, नशा करते हैं, चोरी होती है, चोरी करते हैं, कभी डकैती होती है, फिर ये गोलियां चलती हैं, बुरे हाल होती हैं, यही मतलब फिरौतियां मिलती हैं। तो बहुत बुरा हाल चुका है, धरातल पे कुछ नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, सिर्फ आंकड़ों में बताते हैं भी हमारे बीजेपी के भाई डॉक्टर गणेश दत्त जी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, ये सभी हल्कावासियों को पता है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। एकमात्र नाम शेर सिंह बड़शामी जो पूरी हरियाणा में हाईलाइट हुआ है, जिसने राजनीति का स्वरूप को बदला है, ये हमारे लिए भी एक गर्व का विषय है कि बड़शामी हमारी विधानसभा में गांव है। लेकिन मैं भाई से ये पूछना चाहूंगा, अभी हम 3-4 दिन पहले गांव बड़शामी में ही थे। उस गांव की जो दुर्दशा हमने देखी, गोडो गोडो पानी इस गांव में खड़ा है, यहां तक कि वहां जो खेड़ा मंदिर है वो भी पानी में डूब चुका है। मतलब उसमें पानी निकाल के तब लोग वहां पूजा करने जाते हैं। कि जिस आदमी ने पूरे हरियाणा की राजनीति को किया हो, क्या वो अपने गांव का सुधार नहीं कर सकता? लोग पूछते हैं आज सवाल। आप सब जानते हैं कि शेर सिंह बड़शामी चौटाला राज में मुख्य सलाहकार के रूप में रहे और चौटाला के बाद अगर किसी का काम हुआ तो उनका हुआ। लेकिन बात तो ये है ना, जब वो राज था, वो सत्ता था, लाडवे हल्के के कितने लोगों के काम हुए। अगर एसडीएम बनाने की बात आई तो उनका खुद का बेटा लगा, सरकारी वकील बनाने की बात आई तो उनका खुद का भतीजा लगा, एसएचओ लगाने की बात आई तो उनका खुद का भतीजा लगा, कांस्टेबल और एसआई बनाने के लगे तो खुद के रिश्तेदार लगे। आम आदमी पब्लिक कहाँ जाएगी? रही बात संदीप गर्ग की, देखो वैसे तो मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब रिश्तों में कोई ऐसी बात होती है तो कहते हैं कि रिश्तों में राजनीति कर रहा है। घर में भी ये बात होती है, भाई राजनीति, रिश्तों में राजनीति हो रही है। लेकिन मौजूदा समय में संदीप गर्ग जी तो राजनीति में रिश्ते ढूंढ रहे हैं। सोशल उस पर देखता हूँ मीडिया में, तो ये मामा बनाना, भाई बनाने की प्रतियोगिता चल रही है। मामा बना लो, भाई बना लो। हम जब पैदा होते हैं तो हम अपनी बहन से राखी पैदा होते ही बंधवाते हैं। चाहे बच्चा 1 महीने का है तो माँ उसकी कलाई पे राखी बंधवाती है। एक मिनट मेरे को अपनी बात कंप्लीट कर दो। लेट्स फर्स्ट मी कंप्लीट। हम पहले दिन से राखी बंधवाते हैं। संदीप गर्ग जी ने लगभग 55 साल इंतजार किया कि मैं लाडवा हल्के की औरतों से राखी बंधवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप यहां से लाडवा छोड़ चुके थे, आप शाहबाद रहते थे, आपका मकान आज भी शाहबाद है। शाहबाद से आपने चुनाव लड़ना था,
क्योंकि शाहबाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हल्का है वो एससी रिजर्व हो गया, आप वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर आप यहाँ आए हो। ये पब्लिक है, ये सब देखती है कि कौन 5 रुपए में चावल खिला रहा है तो क्यों खिला रहा है। आपके घर पे ईडी आती है, ईडी क्यों आती है? आपके बारे में 200-300 करोड़ रुपए की टैक्स की बातें होती हैं, क्यों होती हैं? क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर है जो हमें सुनने में आता है और लोग दिखाते भी हैं? बताओ आप मीडिया में आके कि मेरे खिलाफ कोई भी फर्जी कंपनी बनाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है कहीं पे भी इंडिया में। आप पब्लिक में इस बारे में जाके बातें कहो। सिर्फ ये कहने से कि मैंने 500 औरतों को इकट्ठा कर लिया, गरीब औरतें हैं, आप उनको बहला फुसला के बुला रहे हो, सिर्फ एक राखी बंधवा के आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो उन लोगों को, उन लेडीज को। उनको तो राजनीति का एबीसीडी भी नहीं पता जिनको आप मोहरा बना रहे हो। अगर आपने राखी बंधवानी थी तो उससे पहले कहां गए थे आप? कोई हाई कोर्ट की स्टे थी क्या? अभी एक कल उस पे आया फेसबुक पे कि संदीप गर्ग जी 5000 युवाओं को नौकरी देंगे। भाई पीछे कहां चले गया? 5 साल से लाडवे में हो, 3 साल से हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा था क्या? संदीप गर्ग ने नौकरी नहीं लगानी? लगा लेते, किसने रोका था? क्योंकि अब चुनाव आ गया तो आपको नौकरियां भी याद आ गई। अब आप फोटो लगाते फिरते हो, राखी बंध देगी हाथ की, यहाँ आपके हर बैनर पे है। वो लेडीज आपको हमदर्दी दे सकती हैं, वोट नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देखना है। ठीक है, मैं जवाब देना चाहूंगा। मान साहब ने एक बहुत गंभीर बात कही है कि इनको आज लाडवा विधानसभा की बहनें याद आ गई। अरे आपके नेताजी तो 5 साल विधायक थे, तो आप लोगों ने इनके साथ रिश्ता बनाने की बात क्यों नहीं सोची कभी? क्या किसी ने मेवा सिंह जी को रोका था कि वो भी कोई त्योहार एक धूमधाम से मना सकते थे? और जो बात हो रही है राजनीति की एबीसी की, मैं मानता हूं इस चीज को कि उन महिलाओं को नहीं राजनीति का पता, लेकिन वो दिल से भाई संदीप गर्ग जी के साथ हैं। वो डेली कार्यालय में आ जाती हैं कि भाई हमारा जो इतना साथ दे रहा है व्यक्ति, हम उसके लिए प्रचार करेंगे। और रही बात शाहबाद और लाडवा की, ईडी की, भाई 5 साल विधायक यहां से मेवा सिंह जी रहे। शायद मान साहब को ये नहीं पता होगा, ये बेशक अधिवक्ता हैं, कि एक विधायक को फंड मिलता है अपने कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्या इन्होंने कभी उस चीज की जरूरत महसूस नहीं समझी? आज जो भाई संदीप गर्ग ने अपना कार्यालय खोल रखा है, वो कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं खोल रखा। जो काम मौजूदा विधायक को करने चाहिए वो भाई संदीप गर्ग निःशुल्क करके दे रहा है। चाहे उसमें किसी की फैमिली आईडी की बात हो, चाहे वो किसी की क्रेशन की बात हो राशन कार्ड में। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दे हैं ये, और कुछ नहीं है। आपने देखिए- नशे की बात थोड़ी देर पहले की थी मान साहब, जी। कि नशे की बात, कि भारतीय जनता पार्टी रही 10 साल, जी। वो नशे नहीं दूर कर पाई। जी। लेकिन 5 साल तो आपके भी विधायक रहे, लाडवा से नशा नहीं खत्म कर पाए। देखो ये नशे की समस्या एक लाडवे की समस्या नहीं है, ये पूरे हरियाणा की समस्या है। और मान साहब का ये कहना था, इनका आरोप था कि भाई शेर सिंह जी ने अपना लड़का एसडीएम लगवाया है। स्वीटी जी का कहना था कि भी इन्होंने पूरी विधानसभा से कोई नहीं लगवाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एकमात्र नेता संदीप गर्ग जिसने खुलेआम घोषणा की है मेरी 25 एकड़ लैंड जो यारी में है अपनी ही विधानसभा में, कि वहां पर है, और वहां बिना किसी भेदभाव जाति पाति के कि भाई जो पढ़ा लिखा जिस लेवल का युवा है उसको हम वहां पर रोजगार देंगे, ये उनकी प्राथमिकता है। कि भाई साहब कह रहे थे कि हमारे तो मुख्यमंत्री जैसे हैं। भाई मैं ये बता देता हूं कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लाडवा की जनता इस बार मुख्यमंत्री चुनना जा रही है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका हर घर का, हर परिवार का, हर क्षेत्र का, जहां सभी 90 विधानसभाओं में काम होंगे, लाडवा विधानसभा सीएम सिटी है, यहाँ एक विशेष कार्य होंगे। बस मैं इतनी बात कहने से कि आने वाली सरकार नायब सिंह सैनी की सरकार होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, मैं चाहूंगा कि 2 बातें वो भी करें। जी नमस्कार। देखो पहली तो बात बड़े मजे की, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर घूम गया। मेरे को ये लगा था अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चला गया, जिस लेवल पे हम गए। लाडवा विधानसभा का चुनाव बड़ा रोचक है, बड़ी नौजवान विधानसभा है। 2009 में प्रकाश में आई और 19 का जाके हटा, आज 24 के लिए हमें चौथी दफा, 3 दफा तीनों दलों, 3 मुख्य दल हैं हरियाणा के जो काउंट हो रहे हैं आज भी, तीनों को मौका दे चुकी है लाडवा विधानसभा। पहली बार जिसको दिया चाहे शेर सिंह बड़शामी जी थे, इनेलो के थे। उससे पहले उनकी 5 साल पहले तक सरकार थी, लेकिन उस समय डॉक्टर साहब के भी याद होगा, देवेंद्र जी के भी याद होगा, और ये तो भाई साहब उस पार्टी से हैं ही। तीनों कैंडिडेट इनेलो पृष्ठभूमि के थे। शेर सिंह बड़शामी जी इनेलो से थे, मेवा सिंह जी बीजेपी की टिकट पे थे, इनेलो के थे,
कैलाशो सैनी जी कांग्रेस की टिकट पे थी, इनेलो की थी। लोगों ने देखा इनेलो वाले ही चुनना, ढंग का चुन लो, तो सैनी साहब को चुन लिया गया। दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी है वो सत्ता में नहीं आए, लेकिन उसके बाद कुछ न कुछ खामी मेरे ख्याल से रही, वोट उनका डाउन होता चला गया। 32,000 वोट पे वो जीते। अगली बार 39,000 लेके भी हार गए, उनकी पत्नी आई उनकी जगह। उसके बाद 15,500 तक सिमट गए, कहीं ना कहीं संभावनाओं पे खरे नहीं उतर पाए। दूसरी बार स्थिति आई, एक लहर थी मोदी जी की, आज भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होता है, लहर थी, पवन सैनी जी जीत गए, वो 42,000 लेके जीत गए। पिछली बार 45,000 लेके हार गए, वोट ग्रो किया, हार गए। जो मौजूदा विधायक हैं 21,750 पे हार गए थे, तब भाजपा के बैनर पे थे, कांग्रेस के बैनर पे 57,000 लेके जीत गए, ग्रो किया। अगर तीनों स्थितियों में देखें पार्टी वाइज, लाडवा में 2 पार्टियों का ग्राफ उठा है, बीजेपी और कांग्रेस का। इनेलो का ग्राफ गिरा है। आजाद 15,000 के आसपास से आंकड़ा नहीं टप पाए, और आगे भी स्थितियां नहीं है, क्योंकि यहाँ कदावर नेता आजाद नहीं है जिसकी निजी कोई इस तरह की पृष्ठभूमि। समाज सेवा करना एक अलग मामला है, समाज सेवा गुरुद्वारे धर्मशालाएं भी करते हैं, वहाँ वो छवि नहीं बन पाती। संदीप जी 8 साल से यहाँ पे समाज सेवा निसंदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक गांव में एक जोड़ा पकड़ने वाला वो आदमी पैदा नहीं कर पाए। और चुनाव राजनीति जो है वो डॉक्टर साहब समीकरणों का खेल है डॉक्टर साहब, आप देखें तो वो फैक्ट एंड फिगर उनके फेवर में नहीं बैठ रहा। चुनाव 3 पार्टियों में घूम रहा है। 3 की स्थिति, आज की स्थिति क्या है, ये चुनाव केंद्रीय और स्टेट लेवल पे आ गया है। एक तरफ सीएम कह रहे हैं जिताया जा रहा है, दूसरी तरफ बदलाव की मुहिम है। लोकसभा में बीजेपी के 10 थे, आज वो बीजेपी 5 पे आई है। आप पिछले 28 साल का अगर हरियाणा का देखें, 1996 में बंसीलाल जी की सरकार बनी थी अविपा गठबंधन में, तब से बीजेपी सत्ता में रही। 99 में सरकार टूटी, इनेलो गठबंधन हुआ बीजेपी से, 1 साल और चली, फिर 5 साल इनेलो की चली, तब भी बीजेपी, 9 साल बीजेपी सत्ता में रही, 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, फिर 10 साल बीजेपी के आ गए। इनेलो बैसाखी थी, 6 साल रही, 3 साल बंसीलाल जी के रहे, इन 29-28 साल के अरसे में बीजेपी का कार्यकाल ज़्यादा रहा। उसके बावजूद बीजेपी एमएलए में 47 का आंकड़ा नहीं टप पाई। आप जाएंगे, अगर आप चुनाव की बात करें ईयर वाइज, तो मैं कुछ फिगर आपके सामने रखता हूँ। 1999 में लोकसभा का जो चुनाव था ना, हरियाणा में एनडीए 10 की 10 जीत रहा था, जैसे 2014 में है। 5 बीजेपी, 5 चौटाला साहब की पार्टी आई एनएलडी। उसी में 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आता है 2000 में, इनेलो 47 पे रुक गई, बीजेपी 6 पे रुक गई। सरकार बनी निसंदेह, लेकिन 100% नहीं आ सका। कांग्रेस 21 पे पहुंच गई, जो 0 पे थी एमपी में। उसके बाद का आप देखें 2004 का, एमपी में कांग्रेस 9, बीजेपी 1 पे थी, इनेलो 0 होगी। उस स्थिति में 2 बाद 5 का जो एमएलए आया जस्ट 6 महीने बाद, उसमें कांग्रेस 67 पे पहुंच गई विधानसभा में, बीजेपी 2 पे सिमट गई, इनेलो 9 पे सिमट गई, और आजाद 10 आ गए। जो 2005 का आंकड़ा था, आज देश, हरियाणा प्रदेश वहां पहुंच गया। कारण वो एक संपूर्ण बहुमत की इनेलो बीजेपी की सरकार थी। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हुई, सीएम साहब खुद हार गए थे। नरवाना से एक यूथ के नेता थे रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने हरा दिया था, 9 तक सिमट गए थे, गठबंधन टूट चुका था। कांग्रेस और जेजेपी, आज जेजेपी स्ट्रांग है, इनेलो वो गठबंधन था, टूट चुका, लोकसभा तक था। उस स्थिति में बीजेपी का ये जो स्थिति है कमजोर पड़ी है, बदलाव का वोट है। कांग्रेस मेरे को लगता है मजबूत हो रही है। 3 प्लान जैसे हमने देखा, कांग्रेस 67 पे थी 2004 की, हम 5 की बात करें, 2000 में वही कांग्रेस 40 पे सिमट गई थी। हरियाणा जनित कांग्रेस के तोड़ के हुड्डा साहब ने 5 साल सरकार चलाई, और 2009 के बाद 14 आते आते वो कांग्रेस बड़े सस्ते में 15 पे सिमट गई। बीजेपी 47 लेके आ गई, इनेलो 19 पे होगी। अब बीजेपी 47 के बाद अगला चुनाव आता है आपका 19 का, वो 47 से 40 पे सिमट जाती है। तो ये ग्राफ डाउन है। फैक्ट एंड फिगर पे जाएं, बदलाव का चुनाव है, इसका फायदा मेवा सिंह को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरेंद्र जी, आपके सभी साथियों को नमस्कार।
आज हमारे बीच सभी वरिष्ठ नेता बैठे हैं, लेकिन बाईपास का मुद्दा हर पार्टी के नेता उठा रहे हैं। अभी बाईपास मैं भी बनवाऊंगा। नशे का मुद्दा आज मेरे ख्याल में नशा और बेरोजगारी लाड़ में इतनी बढ़ चुकी है भी आज चोरी चारी वही चीज सबसे ज्यादा नशा इसी वजह से है। आज अभी कुछ मेरे ख्याल में 1.5 साल पहले नगर पालिका के चुनाव थे, वार्ड 6 के हमारे पास देवेंद्र मान जी बैठे हमारे पास, इन्होंने भी बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया, लेकिन वो मुद्दा चुनाव तक सीमित रह जाता है, उसके बाद उसके कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आज भी नशा वार्ड 6 में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो नशा बिकता है वार्ड 6 में बिकता है। उसके बाद हम है कह रहे भी चुनाव आएंगे उठाएंगे, लेकिन सभी पार्टियों को ये सबका साझा मुद्दा है। हाँ, बच्चा किसी का बेरोजगार रह रहा है, सबका है, नशे में पड़ रहा है, घर परिवार उजड़ रहा है, तो सबका है। लेकिन इस मुद्दे को सत्ता से हटके दूर हटके मतलब सभी क्यों पार्टियां एकजुट होकर क्यों नहीं उठाते, चाहे सरकार किसी की भी हो। सही। हमारा तो यह भी इस मुद्दे को नशे को सभी पार्टियां बैठे हैं, डॉक्टर साहब बीजेपी से बैठे हैं, स्वीटी जी नेहरू से बैठे हैं, देवेंद्र मान कांग्रेस से बैठे हैं, संदीप जी समाज सेवी बैठे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ भी हम इसको लड़ाई को अगर एक पार्टी क्यों बढ़ाते हैं, ये तो साझा मुद्दा है, सबको इसको क्यों नहीं उठाते। बेरोजगारी और नशा अगर ये देश से खत्म हो जाएगा, हमारे लाड़े से खत्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में किसी को भी किसी से रोजगार न मांगने की जरूरत पड़ने की, ना किसी को किसी परिवार से किसी के पीछे नेता के पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कहोगे इसमें सर? शैलेंद्र जी, आपने नशे की बात करी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी कि हमारे जो राजनीति है वो वोट तक सीमित रहेगी। हमारे बिल्कुल सर दिया है, किसी का नशे की तरफ नहीं ध्यान है, ना युवा पीढ़ी की तरफ ध्यान है। बहुत अच्छी बात है कि सभी पार्टियों को एकजुट होकर नशा खत्म करना चाहिए। तो ये भी एकजुट होकर काम करना चाहिए कि मेडिकल सुविधाएं किसी को नहीं मिल रही, बिल्कुल करनी चाहिए। शिक्षा में सुविधा नहीं मिल रही, बिल्कुल। तो ये भी पार्टी को एकजुट ये एकजुट होकर करना चाहिए। लेकिन जब युवा जागरूक होगा, नशे से दूर होगा, बेरोजगार इसको रोजगार मिलेगा, उसको मेरे ख्याल में अपना परिवार पालने के लिए किसी को शिक्षा की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिकल की, वो खुद अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है। लेकिन जब खुद नशे में है, बेरोजगार है, वो क्या करेगा अपने परिवार के लिए? उसको तब जरूरत पड़ेगी शिक्षा की, व्यवसाय की, उसकी मेडिकल की, जब वो लाचार होगा, बेरोजगार होगा, उसको कुछ सुविधा होगी। अगर ये चीज पहले तो हम नशे को नशा खत्म करेंगे, बेरोजगार को युवा को रोजगार देंगे, तो उसके बाद वो अपने आप अपना परिवार चलाएगा। ऐसी बात के पहले भी चलते रहे, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का और नशे का। मेरे हिसाब से इसको सभी नेताओं से मेरी अपील है भी चुनाव के बाद भी, आज चुनाव में भी इसको मुद्दा उठाओ और इसको जितना से ज्यादा हो सके तो इसको साथ मिलकर इसको खत्म करें। लाड़ो विधानसभा की अगर शैलेंद्र जी बात की जाए तो आसपास के एरिया जितने भी बबैन हो गया, इंद्री हो गया, रादौर हो गया और आपका पीपली हो गया, सबसे ज्यादा जो सामाजिक संस्थाएं लाड़वा में है। जब लाड़ों पे विपदा आई तो सामाजिक संस्थाओं ने साथ दिया, कोई राजनेता बीच में नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखो, राजनेता कुछ लोग आए हैं, मेरे उसमें लोगों ने समाज सेवा भी की है, राजनीतिक में भी वैसे भी किया, लोगों ने सेवा किया, बढ़ चढ़ कर सेवा की है। सेवा करना राजनीति तो मैं मानती नहीं, इसको सेवा करने को तो राजनीति नहीं मानते ही नहीं, मैं इसको होनी भी चाहिए राजनीति में। अगर सेवा करनी तो राजनीति नहीं है। वो हमारे उस पर एक पूरे देश पे विपदा आई, उसमें सभी ने उसको, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, कोई भी है, हर इंसान ने उसमें पूरे बढ़ चढ़ कर भागीदारी की और सभी ने उसमें अपने उसमें लड़के अपने उसमें सहयोग करके सरकार को इस बीमारी से निजात दिलाई। अभी आप आजाद उम्मीदवार संदीप जी की तरफ से बैठे भी कुछ बात कह रहे थे कि जब बाढ़ का समय था, समाज सेवी श्री संदीप गर्ग जी ने जितना बढ़ चढ़कर भाग लिया किसी राजनेता ने नहीं। बिल्कुल सही है। अगर संदीप की तरह अगर समाज सेवी संदीप गर्ग जी हैं हमारे, उन्होंने अच्छा यहाँ समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। अब वो कहते हैं भी राजनीति में आऊंगा, मैं लोगों की भलाई के लिए और कार्य करूंगा। लेकिन अगर उस टाइम सरकार ने भी ऐसी बात नहीं है, बाढ़ के परिवारों को वहां परिवार में मुआवजा भी दिया, सरकार का जो है वो भी दिया। लेकिन अगर उस टाइम एकजुट होके सभी के सभी उसके मैदान में आते तो मेरे ख्याल में लोगों को सरकार से भी सुविधा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो देखिए, समाज सेवी ने फिर भी सेवा करी, लेकिन उसको आज राजनीतिक स्टंट बता दिया गया। बिल्कुल सर, आप सेवा कर रहे, राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में जब आएंगे तो उसको विपक्ष तो उसको मुद्दा बनाएगा ही बनाएगा। हरियाणा हॉट सीट विधानसभा लाडवा से आज आपने चुनावी दंगल देखा। हमारे मुख्य मेहमान यहाँ पर मौजूद थे, सभी ने अपनी अपनी पार्टी की जो है बातें रखी। लाडवा के मुद्दे में
चर्चा हुई, हरियाणा के मुद्दों पे चर्चा हुई। तो ये कार्यक्रम बहुत ही जल्द आपके बीच में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।